मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के इतिहास। मुगल शासकों ने लगभग 300 सालों तक भारत में अपनी हुकूमत चलाई। इस दौरान मुगल साम्राज्य के कई महान और परमवीर योद्धा भी आए, जिनका वर्णन भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। लेकिन मुगल वंश के बाबर न सिर्फ एक महान योद्धा थे, बल्कि सबसे महान शासक मुगल एम्परर भी थे, जिन्होंने मुगल राजवंश की नींव रखी थी। बाबर का जीवन परिचय। नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म 14 फरवरी 1483, अंदीजान, उज्बेकिस्तान। माता मदर नेम कुतलग निगार खानूम। पिता फादर नेम उमर शेख मिर्जा II, फरगना के शेख। पत्नियां वाइफ नेम 1 आयशा सुल्तान बेगम, 2 जैनाब सुल्तान बेगम, 3 मौसमा सुल्तान बेगम, 4 महम बेगम, 5 गुलरुख बेगम, 6 दिलदार बेगम, 7 मुबारका यूरुफजाई, 8 गुलनारा घाचा। पुत्र पुत्रियां चिल्ड्रन नेम हुमायूं, कामरान मिर्जा, अस्करी मिर्जा, हिंदल मिर्जा, फक उन्निस्सा, गुरन बेगम, गुलबदन बेगम, गुलचेहरा बेगम, अल्तून बिशक। भाई ब्रदर नेम चंगेज खान। मृत्यु डेथ 26 दिसंबर 1530, आगरा, मुगल साम्राज्य। बाबर भारत के पहले मुगल सम्राट थे, जिनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। मुगल साम्राज्य के सम्राट बाबर फरगना घाटी के शासक उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे थे। पिता की मौत के बाद महज 11 साल की उम्र में ही राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उन्हें कम उम्र में ही सिंहासन पर बिठा दिया गया। इसकी वजह से उन्हें अपने रिश्तेदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। छोटी सी उम्र से ही बहादुर योद्धा ने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए सैन्य अभियानों की शुरुआत कर दी थी। हालांकि अपने शुरुआती अभियानों के दौरान इस वीर योद्धा ने फरगना शहर में अपना नियंत्रण खो दिया था, लेकिन उसने इस शुरुआती झटके को सत्ता की तलाश में नाकाम रहने दिया और सफदीक शासक इस्माइल प्रथम के साथ साझेदारी की और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर जीत हासिल की। आखिरकार उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी नजरें गड़ाई और इब्राहिम लोदी अधारा शासित दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया और इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया। इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की गई। इसके बाद उन्हें जल्द ही मेवाड़ के राणा सांगा के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने बाबर को विदेशियों के रूप में माना और उन्हें चुनौती भी दी। बाबर ने खानवा की लड़ाई में सफलतापूर्वक राणा को हराया। एक महत्वाकांक्षी कवि होने के अलावा वह एक प्रतिभाशाली कवि और प्रकृति के प्रेमी थे। बाबर का बचपन और शुरुआती जीवन। मुगल सम्राट बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को आंदीजान शहर के फरगना घाटी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के रूप में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमरेशक मिर्जा था, जो फरगना की जागीर का मालिक था, और उसकी मां का नाम कुतुलनिगार खां था। बाबर अपनी पिता की तरफ से तैमूर के वंशज और अपनी मां की तरफ से चंगेज खान के वंशज थे। इस तरह जीत हासिल करना और कुशल प्रशासन बाबर के खून में ही था। मुगल बादशाह बाबर मंगोल मूल के बरला जनजाति से आए थे, लेकिन जनजाति के अलग अलग सदस्य भाषा, रीति रिवाज और लंबे समय से तुर्की क्षेत्रों में रहने की वजह से खुद को तुर्की मानते थे। इसलिए मुगल सम्राट ने तुर्कों से बहुत समर्थन हासिल किया और जिस साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की थी वह तुर्की थी। आपक बता दें कि बाबर का परिवार चगताई कबीले के सदस्य बन गया था। उन्हें इस नाम से ही पुकारा जाता था। वो पितृपक्ष की ओर से तैमूर के 5वें वंशज और मातृपक्ष की तरफ से चंगेज खां के 13वें वंशज थे। बाबर ने जिस नए साम्राज्य की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश का था, जिसका नाम चंगेज खां के दूसरे बेटे के नाम पर पड़ा था।
बाबर की मातृभाषा चगताई थी जिसमें वे निपुण थे। बाबर ने बाबरनामा के नाम से चगताई भाषा में अपनी जीवनी भी लिखी थी, लेकिन फारसी उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा ने फरगना की घाटी पर शासन किया था। क्योंकि उस समय तुर्कों के बीच उत्तराधिकार का कोई निश्चित कानून नहीं था। वहीं बाबर जब महज 11 साल के ही थे तब उनके पिता उमर शेख मिर्जा दुनिया को अलविदा कह गए, जिससे छोटी से उम्र से ही बाबर जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए। शुरुआती दौर बाबर के लिए काफी चुनौतीपूर्ण और संघर्षमय रहा है, लेकिन बाद में इसी मुगल सम्राट ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया। आपको बता दें कि बाबर ने शुरुआती दौर में अपने पैतृक स्थान फरगना पर जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन वे बहुत समय पर उस पर राज नहीं कर पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस समय उन्हें बेहद कठिन दौर से गुजरना पड़ा था, लेकिन इस समय मुगल सम्राट का कई सहयोगियों ने साथ नहीं छोड़ा था। वहीं कभी हार नहीं मानने वाले मुगल सम्राट ने एक ऐसा पासा फेंका कि अफगानिस्तान के शासक बन गए। दरअसल विलक्षण प्रतिभा के धनी सम्राट बाबर ने उस समय का फायदा उठा लिया जब उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे और 1502 में अफगानिस्तान के काबुल में जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें पादशाह की उपाधि धारण मिल गई। पादशाह से पहले बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। फौलादी इरादों वाले इस मुगल बादशाह ने उस समय अपने पैतृक स्थान फरगना और समरकंद को भी जीत लिया। आपको बता दें कि मुगल बादशाह बाबर ने 11 शादियां की थी, उनकी 11 बेगम थी। अपनी बेगमों से बाबर के 20 बच्चे थे। बाबर ने अपने पहले बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। जब बाबर को आया भारत आने का न्योता, मुगल सम्राट बाबर मध्य एशिया में अपना कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन बाबर मध्य एशिया में शासन करने में असफल रहा। लेकिन फिर भी मुगल बादशाह के मजबूत इरादों ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। उनके विचार हमेशा उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। यही वजह है कि मुगल बादशाह की नज़र भारत पर गई। तब भारत की राजनीतिक दशा भी बिगड़ी हुई थी, जिसका मुगल सम्राट ने फायदा उठाया और भारत में अपना साम्राज्य फैलाने का फैसला लिया। उस समय दिल्ली के सुल्तान कई लड़ाइयां लड़ रहे थे, जिस वजह से भारत में राजनीतिक बिखराव हो गया। आपको बता दें कि उस समय भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुछ प्रदेश अफगान और कुछ राजपूत के अंदर थे, लेकिन इन्हीं के आसपास के क्षेत्र स्वतंत्र थे, जो अफगानी और राजपूतों के क्षेत्र में नहीं आते थे। उस समय जब बाबर ने दिल्ली पर हमला किया था, तब बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली खानदेश, विजयनगर एवं विचिन बहमनी रियासतें आदि अनेक स्वतंत्र राज्य थे, जबकि मेवाड़ और विजयनगर से 2 हिंदू शासक थे। इसके साथ ही मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राट कहा है। जब मुगल बादशाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तब दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, लेकिन वो दिल्ली की सल्तनत पर शासन करने में सक्षम नहीं था। यहाँ तक कि पंजाब के सूबेदार दौलत खान को भी इब्राहिम लोदी का काम रास नहीं रहा था। उस समय इब्राहिम के चाचा आलम खान दिल्ली की सल्तनत के लिए एक मुख्य दावेदार थे और वे बाबर की बहादुरी और उसके कुशल शासन की दक्षता से बेहद प्रभावित थे। इसलिए दौलत खान लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खां लोदी ने मुगल सम्राट बाबर को भारत आने का न्योता भेजा था। वहीं ये न्योता बाबर ने खुशी से स्वीकार किया, क्योंकि बाबर की दिल्ली की सल्तनत पर पहले से ही नजर थी और उसने इस न्योते को अपना फायदा समझा और मुगल साम्राज्य का विस्तार भारत में करने के लिए दिल्ली चला गया। आपको बता दें कि बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में भी 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासकों का जिक्र किया है। सभी मुस्लिम शासक दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी से।
आपको बता दें, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ई में बाजौर पर किया था और उसी आक्रमण में ही उसने भेरा के किले को भी जीता था। बाबरनामा में मुगल बादशाह बाबर ने भेरा के किले की जीत का उल्लेख किया है। वहीं इस लड़ाई में बहादुर शासक बाबर ने सबसे पहले बारूद और तोपखाने का भी इस्तेमाल किया था। मुगल बादशाह बाबर पानीपत की लड़ाई में विजय हासिल करने से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था और पानीपत की लड़ाई उसकी भारत में 5वीं लड़ाई थी जिसमें उसने जीत हासिल की थी और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर की सबसे बड़ी लड़ाई थी। ये लड़ाई अप्रैल 1526 में शुरू की गई थी, जब बाबर की सेना ने उत्तर भारत में लोदी साम्राज्य पर हमला किया था। आपको बता दें कि इस लड़ाई के लिए इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान और पंजाब के सूबेदार ने बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए न्योता भेजा था। वहीं कुशल शासक बाबर ने इस लड़ाई में लड़ने से 4 बार पहले पूरी इसकी जांच की थी। वहीं इस दौरान जो लोग अफगानिस्तान के लोगों ने भी बाबर को अफगान में आक्रमण करने का भी न्योता दिया था। यही नहीं, मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कहा, क्योंकि इब्राहिम लोदी से राणा सिंह ही पुरानी रंजिश थी और वे अपनी इस रंजिश का बदला लेना चाहते थे। जिसके बाद बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। यह मुगल बादशाह अधारा लड़ी सबसे पुरानी लड़ाई थी जिसमें गन पाउडर, आग्नेयास्त्रों और तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने खुद को हारता देख खुद को मार डाला, जिसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य का भारत में विस्तार करने की ठानी। पानीपत की लड़ाई में जीत मुगल सम्राट की पहली जीत थी। इस जीत से उन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की शक्ति का प्रदर्शन किया था और ये मुगलों की भी भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी जीत भी थी। राणा सांगा के खिलाफ लड़ी खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई भी मुगल सम्राट बाबर अधारा लड़ी गई लड़ाइयों में से प्रमुख लड़ाई थी। बाबर ने खानवा के गांव के पास ये लड़ाई लड़ी थी। आपको बता दें कि पानीपत के युद्ध में जीत के बाद भी बाबर की भारत में मजबूत स्थिति नहीं थी। दरअसल जिस राजपूत शासक राणा शासक ने बाबर को लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भारत आने के लिए न्योता दिया, अब उन्हें ही बाबर की पानीपत में जीत और उसके भारत में रहने का फैसला खटकने लगा था। राणा सांगा मुगल सम्राट बाबर को विदेशी मानते थे और चाहते थे कि बाबर काबुल वापस चला जाए। इसी वजह से राणा सांगा ने बाबर के भारत में शासन का विरोध किया और बाबर को भारत से बाहर निकालने के साथ दिल्ली और आगरा को जोड़कर अपने क्षेत्र का विस्तार करने का फैसला किया। हालांकि बाबर ने भी राणा सिंह को खुली चुनौती दी और राणा संग्राम सिंह की इस योजना को बुरी तरह फेल कर दिया और बाबर की सेना ने राणा सांगा की सेना को कुचल दिया। आपको बता दें कि खनवा की लड़ाई में राणा संग्राम सिंह के साथ कुछ अफगानी शासक भी जुड़ गए थे, लेकिन अफगानी चीफ को भी हार का सामना करना पड़ा था। खनवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 में लड़ी गई। इस लड़ाई में बाबर की सेना ने युद्ध में इस्तेमाल होने वाले नए उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, जबकि राजपूतों ने हमेशा की तरह अपनी लड़ाई लड़ी और वे इस लड़ाई में बाबर से बुरी तरह हार गए। अफगानी शासकों के खिलाफ घाघरा की लड़ाई। राजपूत शासक राणा संग्राम सिंह को हराकर बाबर ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में मुगल शासक बाबर की स्थिति इतनी मजबूत नहीं हुई थी। दरअसल उस समय बिहार और बंगाल में कुछ अफगानी शासक शासन कर रहे थे, जिन्हें बाबर का भारत में राज करना रास नहीं आ रहा था, जिसके बाद बाबर को अफगानी शासकों के विरोध का सामना करना पड़ा था। मई 1529 में बाबर ने घाघरा में सभी अफगानी शासकों को हराकर जीत हासिल की। बाबर कम उम्र से ही अपने जीवन में इतनी लड़ाइयाँ लड़ चुका था कि अब तक वो एक मजबूत शासक बन गया था और उसके पास एक बड़ी सेना भी तैयार हो गई थी। अब बाबर को चुनौती देने से कोई भी शासक डरने लगा था।
इस तरह से भारत में तेजी से मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और भारत में जमकर लूटपाट की। इतिहास के पन्नों पर बाबर की वीरता के साथ उसके क्रूरता के भी कई उदाहरण हैं। दरअसल बाबर अपने फायदे के लिए नरसंहार करने से भी नहीं हिचकिचाता था। बाबर पूजा पाठ में यकीन नहीं करता था। उसने अपने शासनकाल में भारत में कभी किसी हिंदू को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए नहीं कहा। बाबर ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए आगरा, उत्तर प्रदेश में एक सुंदर सा बगीचा भी बनवाया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर अब भारत में तेजी से मुगल साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और अब तक बाबर का शासन कंधार से बंगाल की सीमा के साथ राजपूत रेगिस्तान और रणथंभौर, ग्वालियर और चंदेरी के किले समेत दक्षिणी सीमा के अंदर सुरक्षित हो चुका था। हालांकि कोई स्थगित प्रशासन नहीं था, केवल झगड़ा करने वाले प्रमुखों की एक कंजरी थी। मुगल शासक ने अपना साम्राज्य का विस्तार तो कर लिया था, लेकिन अभी भी उसे शांत और संगठित किया जाना था। यह एक अनिश्चित विरासत थी जिसे बाबर की मौत के बाद उसके बड़े बेटे हुमायूं को सौंप दी गई। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु। मुगल बादशाह बाबर ने अपने आखिरी समय में लगभग भारत के ज्यादातर इलाकों में मुगल साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। बाबर ने पंजाब, दिल्ली और बिहार जीत लिया था। बाबर ने अपनी मौत से पहले अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी, जिसमें उसने अपनी बहादुरी की सभी छोटी बड़ी बातों का जिक्र किया था। इसके साथ ही बाबरनामे में मुगल शासक ने उसके जीवन की सभी लड़ाइयों का भी उल्लेख किया था। 1530 में बाबर की मौत बीमारी की वजह से हो गई थी। बाबर का अंतिम संस्कार अफगानिस्तान में जाकर हुआ था। बाबर की मौत के बाद उसके बड़े बेटे हुमायूं को मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत पर राज किया। बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। भले ही मुगल साम्राज्य को उनके पोते अकबर ने मजबूती दी थी, लेकिन बाबर का कुशल और शक्तिशाली नेतृत्व अगले 2 पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा। बाबर का व्यक्तित्व संस्कृति, साहसिक उतार चढ़ाव और सैन्य प्रतिभा जैसी खूबियों से भरा हुआ था। बाबर एक आकर्षक और धनी प्रतिभा का व्यक्तित्व था। वो एक शक्तिशाली, साहसी, कुशल और भाग्यशाली होने के साथ मुगल साम्राज्य का निर्माता था। बाबर एक प्रतिभाशाली तुर्की कवि भी था, जो प्रकृति से बेहद प्रेम करता था, जिसने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बगीचों का भी निर्माण करवाया था। इसके साथ ही बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा भी लिखी थी, जिसका तुर्की से फारसी में अनुवाद 1589 में अकबर के शासनकाल में किया गया था। मुगल बादशाह बाबर को उज़्बेकिस्तान का राष्ट्रीय नायक भी माना जाता था और उनकी कई कविताएं उनकी लोकप्रिय उज़्बेक लोकगीत बन गए। अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान ने उनके सम्मान में उनके नाम से बाबर क्रूज मिसाइल विकसित की थी। बाबर द्वारा निर्मित स्मारक। 1526 में बाबर का भारत पर पूर्ण रूप से आधिपत्य स्थापित हो गया था, जिसमें 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर द्वारा करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस विजय के बाद पानीपत में बाबर ने एक मस्जिद का निर्माण किया था, जिसे बाबर के पानीपत विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया था, जिसे पानीपत मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अपने सैन्य के प्रमुख सेनापति मीर बांकी के निगरानी में बाबर ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में रामकोट यानी के राम मंदिर के जगह पर एक मस्जिद बनाई थी, जो कि बाबरी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। हालांकि इन दोनों वास्तुओं के अतिरिक्त बाबर के कार्यकाल में जामा मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, इसके अलावा अन्य कुछ भी स्मारक के निर्माण की जानकारी उपलब्ध नहीं है। मुगल बादशाह बाबर के बारे में अधिकतर बार पूछे गए सवाल। 1. बाबर ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? जवाब: 5 बार। 2. भारत में बाबर कब आया था? जवाब:
1519 से लेकर 1526 तक कुल 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, पर वो 1526 में भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हुआ। इस तरह 1526 में बाबर भारत में पहली बार आया। 3. बाबर का मकबरा टूम कहाँ पर स्थित है? जवाब: वैसे तो बाबर को भारत में आगरा शहर में दफनाया गया था, पर उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, इसलिए उसे पुनः अफगानिस्तान के काबुल शहर में दफनाया गया, जहां उसका मकबरा मौजूद है। 4. भारत में मुगल शासन की नींव किसने रखी? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? जवाब: जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 5. पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? जवाब: 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। 6. बाबर को भारत में आने का न्योता किसने दिया था? जवाब: पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। 7. राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? जवाब: खानवा का युद्ध। 8. भारत में बाबर ने कितने सालों तक राज्य किया? जवाब: 4 साल। 9. बाबर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? जवाब: 26 दिसंबर 1530 को आगरा शहर में बाबर की मृत्यु हुई थी। समाप्त। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही अच्छे कहानी वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।